बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम हज के सफ़र के सामान से मुतल्लिक है। इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि हज का सफ़र के दौरान आपको कौन सा सामान साथ ले जाना चाहिए और कौन सा सामान आप साथ ले जाने से इज्तनाब करें। एक अहम बात जो कि हम आपको बताते चलें वो ये कि अगर आप कोई दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कोई मेडिसिन्स लेते हैं, तो आपने दो इंतहाई अहम काम करने हैं। पहला काम यह करना है कि आप एक पेपर ले लें, एक सफ़ा ले लें, उसके ऊपर अपने दवाइयों का नाम लिखें और हर दवा के नाम के साथ आपने लिखना है कि वो कितनी स्ट्रेंथ की है, यानी वो दवा कितने मिलीग्राम, कितने एमजीज़ की है, 250 एमजी की है, 500 एमजी की है, जो कुछ भी है वो आपने एमजी में नोट कर लेना ताकि आपके पास मौजूद रहे कि आप कौन सी दवा कितने एमजी की लेते हैं। और अगर आप ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं, ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं तो साथ उनकी डोज़ भी लिख लें ताकि जब आप हज उम्रा पर जाएं तो आपको याद रहे कि कौन सी दवा आपने कितनी दफ़ा लेनी है और किस वक्त लेनी है। मज़ीद इस मामले में एक अहम मालूमात जो आपको देते चलें वो ये कि बाज़ औक़ात लोगों से गलती ये होती है कि वो कहते हैं कि मेडिसिन वहीं से ख़रीद लेंगे, लेकिन ये याद रखें कि अक्सर देखा गया है कि मक्का मुअज़्ज़मा में, मदीना मुनव्वरा में दवाएं ख़रीदना महंगा भी होता है और कई दफ़ा वहाँ उसी ब्रांड की दवा नहीं मिलती जिस ब्रांड की दवा आप पाकिस्तान में खा रहे होते हैं। यानी अगर किसी पेशेंट को कोई एक दवा डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की हुई है पाकिस्तान में, तो ज़रूरी नहीं कि मक्का मुअज़्ज़मा या मदीना मुनव्वरा में उसी ब्रांड की दवा उसको मिल जाएगी, और अगर मिलेगी तो बाज़ औक़ात वो महंगी भी होती है। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपनी दवाएं अपने साथ सफ़र पर लेकर जाएं। अगर आपकी आई साइट वीक है, अगर आपकी नज़र कमज़ोर है, चाहे आपकी दूर की नज़र कमज़ोर हो या करीब की नज़र कमज़ोर हो, इस बात का ख्याल रखें कि चश्मा पाकिस्तान से बनवा कर लेकर जाएं। अगर आपके पास पहले ही से चश्मा मौजूद है तो उसके साथ का एक और फालतू चश्मा बनवा लें, एक स्पेयर चश्मा बनवा लें, क्योंकि मान लीजिए अगर हज उम्रा के दौरान आपका चश्मा टूट गया तो वहाँ चश्मा बनवाना आपको ख़ासा महंगा पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि वहाँ जब आप चश्मा बनवाएंगे तो वो रियालों में बनेगा। जब आप सऊदी रियाल्स को पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। जो आपका चश्मा पाकिस्तान में आपको चंद रुपयों का बन जाता है, मिल जाता है, वो वहाँ पता नहीं कितना महंगा आपको पड़ जाए। इसलिए बेहतर है कि यहाँ से आप अपने लिए फ़ालतू चश्मा बनवा कर अपने साथ सफ़र पर लेकर जाएं। नाज़रीन इकराम, जब आप हज पर जाएंगे तो आप खाने पीने की खुश्क चीज़ें साथ ले जा सकते हैं। जब आप हज के दौरान मक्का मुअज़्ज़मा जाएंगे और वहाँ क़याम करेंगे तो आप ख़ुद भी खाना पका सकते हैं, लेकिन अगर आप खाना बाहर से खाना चाहें तो आप खाना किसी और जगह से, किसी रेस्टोरेंट वगैरह से खा सकते हैं। या आपको ये भी बताते चलें कि हज के दौरान खाने पीने का हर तरह का इंतज़ाम मौजूद होता है। मक्का मुअज़्ज़मा में पाकिस्तानी खानों के भी कई रेस्टोरेंट्स, कई होटल मौजूद हैं। आपको खाने पीने के लिए किसी किस्म के गिलास, बर्तन वगैरह की, क्रॉकरी की अगर कोई ज़रूरत हो तो वो मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में दस्तयाब होता है, आसानी के साथ मौजूद होता है। लेकिन अगर आप अपने बर्तन ले जाना चाहते हैं तो आपने कांच की या मिट्टी की बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेके जानी। अपना बर्तन अगर आप ले जाना चाहते हैं तो या प्लास्टिक के लेके जाएं या कोई ऐसे बर्तन, ऐसी चीज़ें साथ रखें जो कि डिस्पोजेबल होती हैं, जो कि लाइट पॉलीथीन की होती हैं, जिन्हें आप इस्तेमाल करें और उसके बाद आप फेंक दें। जब आपने हज पर जाना तो इस बात का ख्याल रखें कि आप वहाँ अपना मोबाइल फ़ोन किस तरह यूज़ करेंगे, किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। यानी आपके पास किसी ऐसे नेटवर्क की सिम होनी चाहिए जो कि या तो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो, या सेटेलाइट फ़ोन आपके पास हो, या ऐसा नेटवर्क, ऐसी सिम हो जो कि सऊदी हुकूमत ने जिसकी इजाज़त दी हुई हो। ऐसा ना हो कि सऊदी हुकूमत ने उसे ब्लॉक कर रखा हो या उस पर पाबंदियाँ हों। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि सऊदीया में जब आप खाना काबा में, लिहाजा इस बात का ख्याल रखें कि जब आप हज उम्रा के सफ़र पर जाएं तो वहाँ आप अपने लोगों से कैसे रब्ता रख सकेंगे, और मक्का मुअज़्ज़मा मदीना मुनव्वरा से आप पाकिस्तान या जिस किसी मुल्क से आप जा रहे हैं हज पर, वहाँ अपने प्यारों से आपका किस तरह से रब्ता होगा, ये इंतहाई अहम पॉइंट है, इस पर ख़ास ध्यान दें। मज़ीद यहाँ आपको एक छोटी सी बात हम जल्दी से बताते चलें, लेकिन है वो इंतहाई अहम बात, वो ये कि जब आप हज अदा कर रहे हों या उम्रा अदा कर रहे हों तो हज उम्रा के अरकान अदा करते वक्त अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखें ताकि आपके हज उम्रा के अरकान जो हैं वो अफेक्ट ना हो, वो ख़राब ना हो। ऐसा ना हो कि आपसे कोई
ऐसा रुकन हज का या उम्रा का रह जाए जिसकी वजह से आपका हज या उम्रा अदा होने से रह जाए। मज़ीद ये कि अपने मोबाइल फ़ोन पर म्यूज़िक की, गानों वगैरह की कोई रिंगटोन सेट ना करें। जब आप मस्जिद अल हराम में हो या मस्जिद नबवी में हो या नमाज अदा कर रहे हो या कोई हज उम्रा का रुकन अदा कर रहे हो, उस दौरान जब आप वहाँ क़याम करेंगे तो कोशिश करें कि वहाँ आप अपने कारोबारी मामलात मोबाइल फ़ोन पर डिस्कस ना करें। जो आपकी कारोबारी मसरूफियात या दूसरे ऐसे काम हैं उन्हें आप हज उम्रा से अलग रखें। जब आपने हज उम्रा का सफ़र करना हो तो इस बात का ख्याल रखें कि आप जो सूट केस या बैग ख़रीदेंगे वो पहियों वाला हो, यानी व्हील्स वाला हो। उसे व्हील डफल भी कहते हैं। वो इसलिए कि अगर आपको सूट केस या बैग लेकर सफरी सामान लेकर चलना पड़ा, ऐसे में अगर आपके पास व्हील बैग्स ना हुए तो आप काफ़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको थकावट हो जाएगी और काफ़ी लंबा सफ़र करना पड़ेगा सामान हाथों में लेकर। सो ऐसी किसी बदमज़गी से, ऐसी किसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको मशवरा दिया जाता है कि जब आप हज उम्रे के सफ़र के लिए सामान वाला सफ़र वाला बैग ख़रीदें तो वो व्हील्स वाला हो, यानी जिसके नीचे पहिए होते हैं, 4 पहिए होते हैं, ताकि आप उसे ड्रैग कर सकें, उसे पकड़कर खींच सकें और फिर आप पैदल चल सकें। अगर आपको ज़्यादा देर तक पैदल चलना पड़े तो आप किसी थकावट का शिकार ना हो। अगर आप अपने क़याम के दौरान वहाँ आपको जो सोप यानी साबुन वगैरह दिया जाएगा, टॉवल दिया जाएगा और ऐसी दूसरी अशिया दी जाएंगी जो कि बुनियादी ज़िंदगी की ज़रूरियात में शामिल हैं, अगर वो आप उनकी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उनकी दी हुई चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप यकीनन पाकिस्तान से अपने सफ़री सामान में इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। यानी जिस किसी मुल्क में हैं आप वहाँ से अपना सोप, अपना टूथपेस्ट, टूथब्रश वगैरह ये चीज़ें ख़रीद कर अपने सफ़री सामान में शामिल कर लें। अपने साथ आप एहतियातन एक पानी के थर्मस या एक बोतल रख लें जिसमें ज़रूरत पड़ने पर आप पानी डाल सकें। बिलखसूस इस थर्मस को आप आब ज़मज़म डालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप हज उम्रा पर जाने के लिए अपने सफ़र करने का सामान तैयार कर रहे हों तो उसमें एक मुनासिब से हैंड बैग का भी इजाफ़ा कर लें। उस हैंड बैग में आप वो चीज़ें डालेंगे जो कि आप अपने सफ़र और क़याम के दौरान ज़्यादा इस्तेमाल किया करेंगे। इससे आपको ये आराम रहेगा कि आपका वक्त बचेगा और गैर ज़रूरी दिमागी थकावट नहीं होगी। मसलन बाज़ लोग ऐसी चीज़ें जिन्हें रोज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है अपने सूट केस में डाल लेते हैं, तो जब बार बार उन्हें अपने क़याम के दौरान उस चीज़ को बड़े सारे सूट केस में अपने सामान में ढूंढना पड़ता है तो उन्हें काफ़ी ज़हनी कोफ्त होती है और खामख्वाह उनका वक्त भी ज़ाया जाता है और परेशानी होती है। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए अगर आपके पास हैंड बैग होगा तो उसमें आप वो चीज़ें रखेंगे जो कि बार बार आपको निकालनी रखनी पड़ती हैं, मसलन जिसमें मोबाइल फ़ोन का चार्जर वगैरह हो गया। इस तरह से आपका वक्त भी बचेगा और गैर ज़रूरी परेशानी से भी आप महफूज रहेंगे। कपड़ों का एक जोड़ा आप फालतू अपने सामान में शामिल करें जो कि आप वहाँ रात के वक्त पहन लिया करेंगे। जब आप हज के सफ़र पर जाने के लिए अपने सामान को इकट्ठा कर रहे हों, अरेंज कर रहे हों और आपने कोई सूट केस या बैग ख़रीदना हो तो इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि आप ये जान लें कि कितने बड़ा सूट केस अपने साथ ले जाने की इजाज़त है और कितना ज़्यादा वज़नी सामान अलाउड है। यानी सफ़र करने के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने केजी वेट अपने साथ ले जा सकते हैं। आपके सामान का टोटल वज़न, टोटल वेट उस अलाउड वेटेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर अंदर होना चाहिए। अगर किसी शख्स के पास जितनी अलाउड वेटेज की लिमिट है उससे ज़्यादा वेट हो जाए तो बाकी का फालतू सामान अगर वो ज़रूरी ले जाना चाहता है तो फिर उसको कार्गो के थ्रू भेजना होगा और उसके इजाफ़ी चार्जेस पड़ा करते हैं। अपने सूट केस के लिए बिलखसूस अगर उसमें आप कीमती सामान अपने साथ लेकर जाएंगे तो महफूज ताले भी ख़रीद लें, महफूज लॉक ख़रीद लें। कई तरह के आजकल लॉक्स मार्केट में मिलते हैं ताकि आप अपने सामान को अपने क़याम के दौरान महफूज रख सकें। हज उम्रा कर लेने के बाद अगर आपका कोई इरादा शॉपिंग वगैरह करने का है तो इस बात का ख्याल रखें कि बेजा बेहंगम शॉपिंग ना करें। अगर आप ज़्यादा शॉपिंग कर लेंगे और वो अलाउड लिमिट से ज़्यादा हुआ तो वापसी पर इस बात का ध्यान रखें कि बाज़ एयरलाइंस उसका एक्स्ट्रा चार्जेस लेती हैं। एक हद तक बैगेज अलाउड होता है, अगर आपके पास उससे ज़्यादा वेट हुआ तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे।
مزید اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جب آپ وہ سامان لے کر پاکستان آئیں گے یا جس کسی ملک میں آپ جا رہے ہیں، جب اس ملک میں جائیں گے تو اس ملک کے کسٹمز کی کیا پالیسی ہے وہ بھی پہلے سے جان لیں۔ جب آپ حج عمرہ کے سفر پر جانے کا اپنا سفری بیگ تیار کر رہے ہوں گے، سفری سامان تیار کریں، تو اس میں ایک عدد ٹارچ بھی آپ نے ضرور رکھنی ہے۔ کسی وجہ سے اگر جس جگہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ لائٹ چلی جائے، یا آپ ہوٹل میں کہیں قیام کر رہے ہیں، کسی اور فلور پہ آپ ہیں اور آپ جب لفٹ سے آ رہے تھے تو لائٹ چلی گئی، ایسی کسی بدمزگی سے ایلیویٹر میں یا لفٹ میں بچنے کے لیے آپ کے پاس ٹارچ ہونا ضروری ہے۔ ویسے تو آج کل جنریٹرز ہیں اور پاور بیک اپ سسٹم ہر بڑے ہوٹل میں ہر جگہ موجود ہیں، اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں ہر جگہ بجلی ہر وقت 24 گھنٹے موجود ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کسی بھی ایمرجنسی سچویشن سے بچنے کے لیے اس کا بڑی بخوبی اس سے باہر آنے کے لیے ضروری ہے کہ احتیاطاً آپ ایک ٹارچ اپنے ساتھ رکھیں۔ اپنے ہینڈ بیگ میں آپ ایک بینڈیڈ، مرہم پٹی وغیرہ بھی ضرور رکھیں، تاکہ اگر آپ کو کوئی معمولی زخم وغیرہ آ جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے تو آپ فوری طور پر پٹی کر لیں، یہ بینڈیج وغیرہ لگا لیں۔ اب ہم جان لیتے ہیں کہ حج عمرہ کے سامان میں سفر پر آپ نے کون سی چیزیں ساتھ لے کر نہیں جانا۔ حج عمرہ کے سفر کے سامان میں اسلحہ، ہتھیار وغیرہ لے جانا منع ہے، بے شک وہ لائسنسڈ اسلحہ یا ہتھیار وغیرہ کیوں نہ ہو، اور بے شک آپ سیلف ڈیفenس کے لیے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہوں لیکن اس کی اجازت نہیں ہے۔ آتش بازی کا سامان حج عمرہ کے سفر پر لے جانا منع ہے، جس میں آتش بازی کے سامان میں بچوں کے پٹاخے، بچوں کے کھلونوں والی پسٹل جس میں پٹاخے کی ریلیں ڈلتی ہیں، وہ بھی لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیمیکلز، پیٹرول، مٹی کا تیل وغیرہ لے جانا منع ہے۔ حج عمرہ کے سفر پر نشہ و چیزیں ساتھ لے جانا منع ہے، ایسا کرنے پر جیل بھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ حج عمرہ کے سفر پر جائیں گے تو تصویروں والی البم، فوٹو البم ساتھ نہ لے کر جائیں، کیونکہ تصویریں ضبط کر لی جاتی ہیں۔ چھری، چاقو، نیل کٹر وغیرہ یا کوئی اور تیز دھار آلہ ساتھ لے جانا منع ہے۔ کھانے کی گیلی چیزیں جن میں سالن وغیرہ شامل ہے، ہانڈی شامل ہے، ایسی چیزیں اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں۔ کھانے کا خشک سامان ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ پینے کی چیزیں ساتھ لے جانا منع ہے۔ پینے کی اگر آپ کو کوئی چیز دوران سفر ضرورت ہوگی تو وہ آپ کو پینے کے لیے کسی بھی طرح کے کولڈ ڈرنک وغیرہ مل جائے گی، پانی بھی مل جائے گا، لہٰذا کولڈ ڈرنک ساتھ نہ لے کر جائیں۔ موسیقی بجانے کا سامان، موسیقی کے آلات جنہیں میوزیکل انسٹرومنٹس کہتے ہیں، وہ ساتھ لے جانا منع ہے، اگر آپ ساتھ لے جائیں گے تو ضبط کر لیا جائے گا۔ کہانیوں والے ڈائجسٹ وغیرہ، میگزینز وغیرہ اور اس طرح کے تصویروں والے رسالے ساتھ لے کر جانا منع ہے، ایسے رسالے، ڈائجسٹ، میگزینز وغیرہ ضبط کر لیے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک مزید کافی اہم بات جو کہ ہم آپ کو بتاتے چلیں اور اس طرف کئی لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، ویسے تو اللہ کرے آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ، کوئی پریشانی پیش نہ آئے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا سین بن جاتا ہے کہ آپ باقی حاجیوں سے گم جاتے ہیں یا آپ کو نہیں پتہ، آپ کسی اور جگہ بچھڑ گئے ہیں، یا مکہ معظمہ شہر میں یا مدینہ منورہ شہر میں آپ نکلے اور وہاں آپ لاپتہ ہو گئے ہیں، تو آپ اپنے لوگوں سے دوبارہ کس طرح سے ملیں گے؟ یہ سارا کچھ آپ پہلے سے اس کا فیصلہ کر کے جائیں، یہ ساری معلومات اکٹھی کر کے جائیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ حج عمرہ تو ادا کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب شاپنگ کرنے شہر میں جاتے ہیں، مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں، تو شہر میں وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ حج عمرہ کے سفر پر جانے سے پہلے ایسی معلومات مکمل طور پر حاصل کر کے جائیں گے کہ اگر آپ خدا نخواستہ مسجد الحرام میں یا مسجد نبوی میں یا مکہ معظمہ میں یا مدینہ منورہ میں بچھڑ جاتے ہیں تو آپ ایسی صورتحال سے کیسے نمٹیں گے، آپ کیسے اپنے لوگوں کو جوائن کریں گے تاکہ آپ بخیریت بحفاظت وقت پر وطن واپس آ سکیں، تو اس میں آپ کو کافی آرام رہے گا، آپ کسی بڑی پریشانی سے، کسی بڑے مسئلے سے بچ سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا پروگرام حج عمرہ کے سفر کے سامان کے بارے میں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس دیں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔